अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और मुझसे बात करें। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार में। दिसंबर में देहरादून में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां तेज होने लगी है, जिसके चलते पूरे शहर भर में रंग रोगन सहित साज सजावट का कार्य जोरों से चल रहा है। वहीं जानकारी देते हुए एमडीजीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि हमारी पहली प्राथमिकता यही है कि दिसंबर महीने में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए राजधानी दून शहर को सजाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने आगे बताया कि इसके लिए हमने 13 ऐसे मुख्य मार्गों को चिन्हित किया है जहां पर रंग रोगन सहित साज सजावट के अनेकों कार्य चल रहे हैं। वहीं इन्वेस्टर समिट को देखते हुए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ओर से शहर भर में फसाद नीति के तहत कार्य कराए जा रहे हैं। इसके तहत दुकानों के आगे लगे साइन बोर्ड की फसाद नीति के अंतर्गत एक समान रूप से भी किया जा रहा है। उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जोरों से चल रही है, जिसको लेकर मुख्य मार्गों को चिन्हित किया गया है। वहीं आपको बता दें कि कई दुकानों के आगे भी बोर्ड लगाए गए हैं, साइन बोर्ड लगाए गए हैं। वहीं कई मार्गों को भी चिन्हित किया गया है। इन्वेस्टर समिट होने वाले हैं, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इन्वेस्टर समिट को देखते हुए प्रदेश भर में रंग रोगन के साथ ही साज सजावट का कार्य चल रहा है और मुख्य मार्गों को चिन्हित किया गया है। साज सजावट की जो तैयारियां हैं जोरों से चल रही है प्रदेश भर में, वहीं साथ ही मार्गों को चिन्हित किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रदेश भर में रंगारोगन का कार्य भी जोरों से चल रहा है। दुकानों पर लगे बोर्ड्स को भी सजाया गया है। देश में हर जगह पर रंग रोगन के साथ साज सजावट का काम जोरों से चल रहा है। मोदी की अध्यक्षता में बैठक थी और जो हमारा इन्वेस्टर समिट होना है उसमें मेन इवेंट जो तैयारियां करनी है उसके लिए जो अलग अलग कमेटीज बनी हैं, वो चाहे इन्विटेशन की है, चाहे इवेंट की है, चाहे सुंदरीकरण की है, सारी समितियों की बैठक हुई थी। उसमें निर्देश दिए गए हैं कि जो भी काम करने हैं उसको समयबद्ध तरीके से पूरा कर लिया जाए। सुंदरीकरण का काम हम लोग प्राधिकरण से कर रहे हैं, उसमें भी हम और तेजी लाएंगे ताकि अगले 5-6 दिनों में हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। कानपुर विधानसभा के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी बीच उमेश कुमार ने कहा कि वे किसी भी राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। पार्टी की ओर से अच्छा ऑफर आना चाहिए। वहीं हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उमेश कुमार ने कहा कि ये निर्दलीय चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन कई पार्टी के नेता उनसे संपर्क बना रहे हैं। अगर किसी राजनीतिक दल के साथ उनकी विचारधारा मिलती है तो वे किसी पार्टी के टिकट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं उमेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 दिसंबर को भारतीय टीम के खिलाड़ी मोहम्मद शमी हरिद्वार पहुंचेंगे और इसी के चलते स्थानीय खिलाड़ियों को सम्मानित कर अपने वर्ल्ड कप के अनुभव उनसे साझा करेंगे। उमेश कुमार तैयारियों में जुटे हैं। आपको बता दें कि निर्दलीय चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि कई पार्टियां उनसे संपर्क कर रही है और उन्होंने आगे कहा है कि जिस भी पार्टी के साथ उनकी विचारधारा मिलती है उसी पार्टी के साथ वो चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि मोहम्मद शमी भी राज्य में प्रवेश करने वाले हैं, जिसके चलते भी तैयारियां की गई है और मोहम्मद शमी राज्य में प्रवेश करके अपने एक्सपीरियंस साझा करेंगे और वर्ल्ड कप के एक्सपीरियंस भी लोगों के साथ साझा करेंगे। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारियों में उमेश कुमार जुटे हुए हैं और उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वह किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। लिए विकल्प खोलता है, कौन हमें
अपनी तरफ से ऑफर करता है, ये वक्त आने पे डिपेंड करेगा। हमारी आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर है। जो हमारे हरिद्वार जनपद के विकास की बात करेगा, हमारे मुद्दों पर सहमति जताएगा, हम उससे जुड़ेंगे। अगर कोई व्यक्ति हमारे मुद्दों से सहमत नहीं है, हमारी आइडियोलॉजी, हम किसी की आइडियोलॉजी पर नहीं जाएंगे, हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, करेगा ना कौन है, हम देखेंगे ना वो हमारी आइडियोलॉजी से, हम किसी की आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है, हम अपनी से हैं। आप हमारे मुद्दों पर, हमारे मैनिफेस्टो पर अगर आप सहमत होकर हमसे जुड़ेंगे तो हम आपसे जुड़ने को तैयार हैं। सचिन भाई, देहरादून में 8 और 9 दिसंबर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए धामी सरकार भव्य तैयारियों में जुटी हुई है। सरकार ने इसके जरिए 2.5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश का लक्ष्य रखा है। वहीं विपक्ष ने सरकार के इस कार्यक्रम पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट में लगी हुई है, इस समिट में राज्य का कोई लाभ नहीं है। गणेश गोदियाल ने सरकार से मांग की है कि वर्ष 2018 में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से राज्य में कितना निवेश आया, इसका श्वेत पत्र जारी किया जाए। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने गणेश गोदियाल के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति करने की आदत है, जबकि हकीकत में इन्वेस्टर समिट से राज्य को काफी लाभ हो रहा है। आठ और 9 दिसंबर को समिट होने वाला है। इस इन्वेस्टर समिट की भव्य तैयारियां उत्तराखंड में की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इस भव्य तैयारियों में सरकार जुटी हुई है। इन्वेस्टर समिट होता है हर साल और इस साल 8 और 9 दिसंबर को होने वाला है, जिसको लेकर सरकार तैयारियों में जुटी है। इसी पर अब सियासी जो है छिड़ गई है और वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। देखिए, कांग्रेस की हालत वो है, जब मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद काला चश्मा चढ़ाया जाता है तो उसको दिखता कुछ नहीं। चश्मा इसीलिए चढ़ता है कि कुछ धूप ऊप न लगे। तो कांग्रेसियों की हालत वही हो गई है। त्रिवेंद्र जी के राज में 40,000 करोड़ का यहां पर निवेश आया है। 1.25 लाख करोड़ के लगभग हमारे वहां पर एमओयू हुए थे। कोरोना आ गया था। 1.25 लाख करोड़ में अगर 40,000 करोड़ का निवेश यहां पर हुआ है तो क्या कांग्रेस को पच नहीं रहा है? आज हम 2.5 लाख करोड़ का एमओयू करने जा रहे हैं लगभग। मैं कहता हूं 1 लाख करोड़ भी हमको टर्न अप होता है, हमारे यहाँ निवेश होता है, तो क्या छोटी उपलब्धि है क्या? इन्वेस्टर समिट में तो मैं मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि 4 साल पहले जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसका खर्चा वसूल हुआ कि नहीं हुआ, ये पूछना चाहता हूं। ये कुछ नहीं, ये इवेंट बनाते हैं, ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। आपको याद दिला दूं, उस समय जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें जो सबसे बड़ी उम्मीद की किरण थी वो थे मुकेश अंबानी। और मुकेश अंबानी ने यहां पर अनुपस्थित होकर, मतलब उस समिट में आए भी नहीं, और ये कह दिया था, याद होगा आपको, ये कह दिया था कि उत्तराखंड में मैं जियो की जो पूरे लाइनें बिछा रहा हूं वही मेरा बहुत बड़ा योगदान है। पत्रकार भाइयों का अभिनंदन। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने केंद्र सरकार से राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन करने वाले नेताओं को राष्ट्रीय सम्मान देने की मांग की है। हरिद्वार के स्वामीनारायण आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि अशोक सिंघल, बाला साहब ठाकरे और महंत अवैधनाथ जैसे बड़े नेताओं ने अयोध्या राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व किया था और कोठारी बंधुओं ने अपने प्राण तक न्यौछावर किए हैं। इसी के लिए उन्होंने मांग की है कि राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेताओं को भारत रत्न और प्राण न्यौछावर करने वालों को पद्म भूषण जैसे सम्मान मिलना चाहिए। प्रवीण तोगड़िया नेता ने हैं जिन्होंने मांग की है सरकार से कि राम मंदिर निर्माण के लिए जिन भी लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं और जिन भी लोगों का इसमें सम्मेलन रहा है उनको सम्मानित किया जाए। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने पद्म भूषण जैसे जान न्यौछावर करने वाले लोगों को पद्म भूषण देने की भी मांग की है। उन्होंने बाला साहब ठाकरे का भी जिक्र करते हुए कहा है कि उनको भी सम्मानित किया जाना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि तोगड़िया ने राम मंदिर में जिन लोगों ने अपने जान न्यौछावर किए हैं और जिन लोगों का सहयोग रहा है राम मंदिर की इस लड़ाई में, उनको सम्मानित करने की मांग सरकार से की है। सम्मेलन में
उन्होंने ये बात कही है और उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि पद्म भूषण उन लोगों को दिया जाए जिन लोगों ने राम मंदिर के निर्माण में अपने जान न्यौछावर किए हैं। किसी सत्ता से न दबकर राम मंदिर के लिए लोहा लेने वाला नेतृत्व अशोक जी सिंघल, गोरखपीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी, अयोध्या के रामचंद्र परमहंस, बाला साहेब ठाकरे, आचार्य गिरिराज किशोर, पुल्ला रेड्डी और बेंगलोर से रेड्डी जी, और मांग की है कि यह नेतृत्व को भारत रत्न देकर राम मंदिर बनाने के लिए सम्मानित करे और जो कार सेवक कोठारी बंधु शहीद बलिदानी हुए हैं उनको पद्म विभूषण देकर उनका परिवार का सम्मान करे, भारत रत्न देकर उनका सम्मान हो और 89 आमतौर पर नशे की लत को कम करने और नशा छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र का सहारा लिया जाता है, लेकिन लंबे समय से प्रदेश भर में चल रहे नशा मुक्ति केंद्रों ने अब तक न रजिस्ट्रेशन करवाया है और न ही मानकों पर खरे उतरे हैं। ऐसे में अब प्रदेश भर में चल रहे नशा मुक्ति केंद्रों को मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। वहीं आपको बता दें कि जानकारी देते हुए मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के नोडल अधिकारी मयंक बटोला ने बताया कि प्रदेश भर में संचालित हो रहे नशा मुक्ति केंद्रों को 14 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करवाना अब जरूरी है, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। नशा मुक्ति आयोजन के तहत अब सभी को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो है करवाना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि ये अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी था, लेकिन अब इसको अनिवार्य कर दिया गया है। अब जो भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नोडल अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अब हर केंद्र को रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा और जो भी नशा मुक्ति केंद्र इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं करता है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी देते हुए नोडल अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है कि अब हर किसी को नशा मुक्ति केंद्र में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये अपेक्षा है प्रत्येक व्यक्ति से कि जिसके यहाँ भी मानसिक रूप से विक्षिप्त कोई व्यक्ति हो, नशे से ग्रसित कोई व्यक्ति हो, तो ऐसे लोग उन्हीं सेंटर्स में जाएं जो कि हमारे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। वर्तमान में मान्यता देने का प्रयास किया जा रहा है। हमने 14 दिसंबर जो है लास्ट डेट डिक्लेयर करी है, जिस दिन तक समस्त मानसिक स्वास्थ्य केंद्र, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, समस्त नशा मुक्ति केंद्र, रिहैबिलिटेशन सेंटर, क्वार्टर-वे होम, हाफ-वे होम, ये अलग अलग तरह के सेंटर्स हैं जहां पे व्यक्ति को रखा जाता है, संरक्षण में रखा जाता है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे कैबिनेट विस्तार की संभावना जताई जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारियां शुरू हो गई, वहीं 4 मंत्रियों के पद भरे जा सकते हैं। सीएम धामी कल दिल्ली पहुंचे हैं और वहीं कई मुद्दों पर सीएम बात करेंगे। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, हाईकमान से सीएम बात भी कर सकते हैं। कई मुद्दों पर सीएम बात करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और कैबिनेट विस्तार की संभावना जताई जा रही है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारियां शुरू हो गई है और 4 मंत्रियों के पद भी भरे जाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं सीएम धामी कल दिल्ली पहुंचे हैं और कई मुद्दों पर सीएम ने बातचीत की है। कैबिनेट विस्तार की संभावना देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारियां जोरों से चल रही है। वहीं 4 मंत्रियों के पद भरे जाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं सीएम धामी कल दिल्ली पहुंचे हैं और कई मुद्दों पर सीएम बात करेंगे। देहरादून में कैबिनेट विस्तार की संभावना इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तैयारियां जोरों से शुरू हो गई है और इसी तैयारियों को लेकर अब सीएम धामी जो है दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की है। देहरादून में कैबिनेट विस्तार की संभावना जताई जा रही है।
लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी की तैयारियां शुरू से शुरू हो गई है और इसको लेकर मुख्यमंत्री दामी दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने कई मुद्दों पर बातचीत की है। कैबिनेट में उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है, जिसके चलते मुख्यमंत्री दामी दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने कई मुद्दों पर कैबिनेट में बातचीत की है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब खबरों में। कई बार फिर काशीपुर मेयर चर्चाओं में बनी हुई है और यह चर्चाएं शहर में मेयर की लगी होर्डिंग की वजह से। इस बात को बता दें कि होर्डिंग पर लिखा टाइटल की वजह से चर्चाओं में है इस बार और मेयर का कार्यकाल खत्म होने की वजह से। आपको बता दें कि उत्तराखंड का निकाय चुनाव चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि मेयर का कार्यकाल खत्म हो गया है और चुनाव का समय आ गया है। लेकिन प्रदेश में चुनाव का अभी कोई भी अता पता नहीं है। लेकिन चुनाव से ज्यादा जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर मेयर उषा चौधरी की चर्चाएं तेज हो रही है, क्योंकि काशीपुर शहर में जगह जगह होर्डिंग फ्लैक्सी लगी हुई है और जिस पर टाइटल लिखा हुआ है कि अच्छा चलते हैं, दुआओं में याद रखना। प्रणाम काशीपुर, विगत 10 वर्षों से अपने सेवा करने का मुझे सौभाग्य दिया है। वहीं उसके लिए समस्त सम्मानित नागरिकों का हार्दिक आभार और धन्यवाद। की भावनाओं को, उनके दर्द को भी एक दिखाते हुए ये ऐसा लगता है, मैं जहां तक समझता हूं कि उनकी भावनाओं को, उनके दर्द को एक ये बोर्ड के माध्यम से उन्होंने दर्शाया है, आम जनता के सामने रखा है। क्योंकि 10 वर्ष से वो बराबर मेयर पद पर भाजपा की ओर से निर्वाचित होती रही हैं और 3 इंजन की सरकार थी। उसके बावजूद जिस जनता ने उनको पहले भी 5 साल दिए, फिर दोबारा 5 साल दिए, अब पहले 5 साल में उनके अच्छे कार्यों को देखते हुए 5 साल अगले 5 साल दिए। अब की बार की व्यवस्थाओं में सड़कों की दुर्दशाएं हैं और अन्य भी जो निगम के द्वारा कार्य किए जाते हैं उसमें दुर्दशाएं रही हैं। टिकट वो गंवाते हुए दिख रही है, वो तो साफ झलक रहा है, क्योंकि उन्होंने सीधे अपनी हार स्वीकार कर ली है कि मैंने संन्यास ले लिया। ऐसा ये दिखाता है कि हमें दुआओं में याद रखना। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं वो हार मान चुकी हैं और संन्यास ले चुकी हैं और दर्द उनका इससे साफ ही झलक रहा है। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि इंजीनियर्स का कहना है कि सरकार के अंदर आने वाले सभी विभागों के इंजीनियर्स अब धरने पर बैठ गए हैं, क्योंकि 2015 से हमारी मांगे चली आ रही है जो अब समस्या बन चुकी है। वहीं उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के मंडल सचिव इंजीनियर धर्मेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 54 बी ग्रेड को पार किए हुए लंबा समय बीत चुका है। इसके बाद भी सरकार की ओर से सम्मानित पद नहीं दिया गया है। के सभी विभागों में बहुत सारी समस्याएं ऐसी थी जो लंबित चली आ रही। 2015 के बाद से बहुत सारी समस्याएं हैं। इनको मैं मांगे नहीं कहूँगा, मांग तो जब हुआ करती जब ये मांग थी हमारी, लेकिन ये समस्या हो गई है। इनमें क्या हुआ कि हमारे जो प्रांतीय पदाधिकारी है, प्रांतीय नेतृत्व हमारा है, सभी घटक संघों के साथ में लेकर के कई बार शासन से भी वार्ता हो चुकी है, माननीय मुख्यमंत्री से भी 4 बार वार्ता हो चुकी है। अभी जब से हम लोग 1 अप्रैल 2023 से लगातार ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है, जिसमें हमारा संघर्ष का कार्यक्रम चल रहा है। पहले ये लगातार हमारा धरना प्रदर्शन हुआ। अब ये जब हमने कई मौके सरकार को और शासन को भी दिए कि हमारे साथियों की जो लंबी समस्याएं हैं उनका निराकरण कर दिया जाए, उसके बावजूद भी उन्होंने इस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद हम लोगों को अब आहत होकर के हड़ताल के कार्यक्रम का ये मन बनाना पड़ा और दिनांक 30 नवंबर यानी कि कल से हम लोग लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर यहाँ पर बैठ गए हैं। हरिद्वार मेला नियंत्रण कक्ष हरिद्वार में जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों द्वारा परियोजना के संरक्षण को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई गई है। वहीं आपको बता दें कि पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला और पहले अपर ग्रेड में परियोजना को हटाने की मांग थी, इस बार सीधे गंगा पार निर्माण कार्य कराने के लिए सभी लोग अड़ गए हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ऋषिकेश एम्स पहुंचे और श्रमिकों से बातचीत की। गुरमीत सिंह ने कहा कि सलक्यारा सुरंग से निकले सभी श्रमिक स्वस्थ हैं। वहीं सभी श्रमिकों ने मानव की सबक सिखाया है कि मुश्किल वक्त में कैसे एकजुट से रहा जा सकता है। इसके चलते
चैलेंज ने राष्ट्र को एकजुट किया है और साथ ही तालमेल कर श्रमिकों के साथ साथ देश के सभी लोगों को उन्होंने एकजुट किया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रहा, जिस पर उन्होंने देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी व्यक्त किया। मैं तो कहूंगा कि एक तरफ आस्था, एक तरफ दिव्यता, भव्यता, एक तरफ बाबा बौखनाथ जी का आशीर्वाद, शिव जी का आशीर्वाद, और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी। भारत में सबसे बड़ा जो सबक मिला है, इन दोनों को मिलाकर किस प्रकार कार्य किया जाए। आस्था, टेक्नोलॉजी, हमारी सभ्यता, संस्कृति, इन सबको इकट्ठा करके किस प्रकार हम विकास की तरफ, समृद्धि की तरफ, खुशहाली की तरफ, ये सबक सबसे बड़ा निकला। और देखिए, ये जो बात आपने आस्था की है, आप देवभूमि में हैं, आप तप भूमि में हैं, यहां तो प्रभु का, शिव जी का जो आशीर्वाद है अपने आप में बिल्कुल अलग। देखिए, इस बात में, इस पल में सबसे बड़ी खुशी की बात है कि भारत का जो नेतृत्व, जिसने इस प्रॉब्लम को समझा, जिस प्रकार से कार्य किया, ये एक लीडरशिप में बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस प्रकार ऑल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, हर एक दुनिया में अवेलेबल रिसोर्सेज को लाना, उसको कोऑर्डिनेशन करना और उनके अंदर में एक बैलेंस बना के रखना। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये जो एक फोकसनेस है ना, कि संकल्प से सिद्धि को किस प्रकार प्राप्त करना है, ये सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है। ये वक्त है हमारे पूरे परिवार को इकट्ठा होकर ये खुशी मनाना कि एज ए नेशनल विल, एज ए पॉलिटिकल विल, एज ए डिसीजन मेकिंग, कि क्या लीडरशिप कर सकती है और करके दिखाया है। आई थिंक दिस इज व्हाट इज। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, बहुत श्रद्धापूर्ण हर एक लेसन सीखे जाएंगे और लेसन सीखते वक्त में वन शुड बी ओपन अबाउट इट। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल में 17 दिनों तक चले रेस्क्यू के बाद सकुशल बाहर निकाले गए 41 श्रमिकों में कोटद्वार निवासी गब्बर सिंह भी शामिल हैं। बीते रोज उन्होंने मंगलवार को जैसे ही गब्बर सिंह अपने साथियों के साथ टनल में सकुशल बाहर निकले तो कोटद्वार में उनके परिवार की खुशियां लौट आई। 17 दिनों तक चले सफल रेस्क्यू के लिए गब्बर सिंह के परिजनों ने पीएम मोदी और सीएम धामी का आभार व्यक्त किया है। सरकार ने बहुत मदद की उनकी बहुत वो लिए उनकी कि कैसे अंदर बहुत देखा उनको कि अंदर उनको जानकारी पूरी ली, तो उनको सहयोग दिया, उन्होंने बहुत हिम्मत दी, उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे साथ हैं और उनको जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दिया उन्होंने। तो और क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार के? मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती किया, धन्यवाद करते हूँ कि उन्होंने उनको सब भाई लोगों को, मेरे हस्बैंड को, सबको बाहर। तो भरोसा तो नहीं रहा क्योंकि नीचे तक की बात कर रहे थे, मतलब ऊपर तक बात नहीं करी उन्होंने, मतलब नीचे नीचे काम हो रहा था। बोल रहे थे कि हम डेली वो कर रहे हैं, काम करे, पर हो नहीं रहा था। जब ये बात ऊपर तक पहुंची, पीएमओ तक पहुंची, जब तब मतलब लगा कि कुछ काम हो रहा, उससे पहले कुछ नहीं हो रहा था। तो सरकार के प्रयासों को क्या कुछ सराहना आप लोग करेंगे? क्या कुछ सरकार का थैंकफुल आप लोग करना चाहिए? सरकार तो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह मोदी, उनके वैसे सब कुछ हुआ, टाइम लगा, 17 दिन लगे, पर सब कुछ बाहर आ चुके हैं। और मैं मोदी सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने जो वहाँ पे अपने ऑफिसर भेजे, उनकी बदौलत से मतलब काम बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा हुआ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। मैं मनाज शर्मा अब आपसे लूंगी विदा, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।